हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेके आऊँ आपके लिए एक और वीडियो आपके टॉपिक के टुवर्ड्स। देखते हैं इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्त, ये है टॉपिक नंबर 1। जैसा मैंने अभी आपकी एक शॉर्ट्स बनाई थी, शॉर्ट में बताया था कि तीनों सब्जेक्टों की मैं जो है पूरी फुल फ्लेज वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं पूरे यूनिट की, तो उसे प्रॉपर देखना, प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ इन्वायरमेंट, बिजनेस पे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। तो भाई दोबारा से मैं चाहा कि मैं वो बना के तुम्हारे माइंड में सेट कर दूँ। तो जैसे पेपर में आया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, तो आपको क्या लिखना है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भैया मतलब होता है इट इज़ द स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल। ये स्टडी हो करता है किसकी? इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे या स्ट्रक्चर पे। मतलब कि संस्था के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्रुप पे, स्ट्रक्चर पे और एक इंडिविजुअल पे। इसकी स्टडी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ठीक है ब्रदर। कोई आपसे पूछता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, आप बोलोगे इट इज़ द स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था में जो बंदे काम कर रहे होते हैं, उन काम करने के बिहेवियर का क्या फ़र्क पड़ता है इन तीनों चीज़ों पे। किस किस पे? इंडिविजुअल पे, ग्रुप्स पे और स्ट्रक्चर पे। तो इसे ही बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर आप बोलोगे भैया इट इज स्टडीज द मैनर इन विच पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके से वो तरीका होता है कि जिसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उस तरीके को बोलते हैं हम क्या? बिहेवियर। लहजा को बोलते हैं हम बिहेवियर। कोई डाउट तो नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फीचर क्या है। तो भाई फीचर में पहला फीचर आता है फील्ड ऑफ स्टडी। भाई पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपका डिपेंड करता है फील्ड ऑफ स्टडी पे, कि आपने कितना स्टडी किया है, कितना अध्ययन किया है नेचर के बारे में, ठीक है, वैल्यूज़ के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, कितना आपने स्टडी किया है। ये है आपका क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। लेवल ऑफ एनालिसिस, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपका एनालाइज करता है आपका लेवल। भाई सीधी बात है, जो जितना दिमाग दर होता है उतनी बात करता है। आपने सुना होगा ये वाला एग्जांपल। तो होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डील करता है लेवल ऑफ एनालिसिस में, कि एक व्यक्ति कितना ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और तब कितना कम्युनिकेट करता है ना। तीसरा ह्यूमन एलिमेंट। भाई पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन से, मानव से, क्योंकि मानव ही रिएक्ट करता है, बिहेवियर दिखाता है अपना, चाहे वो एग्रेसिव हो, चाहे वो स्माइल में हो, चाहे वो क्या हो, न्यूट्रल में हो। फिर गोल ओरिएंटेड, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मेन रहा है गोल ओरिएंटेड, की संस्था के अंदर ऐसा बिहेवियर रखे सारे एम्प्लॉय जिसकी उन्हें ज़रूरत है और हमारा गोल ओरिएंटेड पूरा हो सके। यूज़फुल फॉर एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। भाई अगर हम अपनी संस्था में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी कराएंगे तो क्या होगा कि हर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बढ़िया होगा। कैसे? भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रखेंगे, अगर हम अपनी संस्था में बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो एम्प्लॉय हैप्पी रहेंगे, एम्प्लॉय हैप्पी रहेंगे तो वो किसके लिए काम करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम अच्छा करेंगे। बोथ आर्ट एंड साइंस। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोलता हूँ, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, वैल्यूज़, ये सब क्या है? इनके कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या बोलते हैं? साइंस। और जब इन्हें कोई बंदा यूज़ करता है तो क्या बन जाती है उसकी? आर्ट। तो ये है आपका क्या? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और उसके फीचर्स। समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस, कि हमारे लिए और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ज़रूरी क्यों है। तो आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंडिविजुअल। तो इसने क्या बोल रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंटरेक्ट। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हेल्प से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि इंसान, मतलब इंडिविजुअल, कोई ग्रुप और पूरी संस्था आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हेल्प से ही आप एग्जामिन कर पाते हो पैटर्न ऑफ क्या? पैटर्न ऑफ कमांड, की आपकी कमांड कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आखिर आपकी कंपनी के अंदर चल कैसा रहा है कम्युनिकेशन स्किल। ये किसके वजह से चलता था? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट स्टडीज द स्ट्रक्चर एज वेल एज कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हेल्प से ही आप पता लगा पाते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका कल्चर कैसा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? पीपल, मतलब इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट, हेल्प टू इफेक्टिवली डीलिंग। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सीधा सीधा ध्यान रखता है इंडिविजुअल पे भी,
और ग्रुप्स पे भी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी, तो जिसकी हेल्प से हम बहुत इफेक्टिवली डीलिंग करते हैं लोगों से, सब अपने से अपना एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं। फिर हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन इन एग्जामिन डायनेमिक रिलेशनशिप विद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। आपको बता देता हूँ, एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ग्रुप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। अब एक होता है जो संस्था तैयार करती है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको ये काम करना है, और एक बंदे अपने आप काम करने लगाते हैं, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, वो होता है जो बंदे अपने मन से करते हैं, वो कौन सा होता है, इनफॉर्मल, और जो बंदे जो कंपनी कहते हैं वो कौन सा होता है, फॉर्मल। तो ये इनमें बदलते हुआ वातावरण, भाई सीधी बात है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी नहीं करोगे आप, तब तक ये फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत ही स्मूथली काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता है हमारी इंटर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन को अच्छा करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए। समझ में आया या नहीं आया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारी हेल्प करता है संस्था के अंदर एक अच्छा माहौल, एक अच्छा मोटिवेशन और अच्छा परसेप्शन, मतलब अच्छा थिंकिंग रखने में हमारी हेल्प करता है। तो भाई दोस्त, दो क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, उसके फीचर, उसकी इंपॉर्टेंस, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है मेरे को। और अगर ये नहीं आया तो ये दोनों ना आके फिर ये दोनों पक्का पेपर में आने ही आने हैं, क्या कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डिसिप्लिन क्या होते हैं। तो डिसिप्लिन मेरे भाई इसके कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 5। पहला है साइकोलॉजी, पहला क्या है, साइकोलॉजी, मतलब कि जब डिसिप्लिन की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में तो सबसे पहले वर्ड आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी डिसिप्लिन में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, जिसका मेन मोटिव होता है, द मेन एम ऑफ दिस साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बाय द रूल्स, कि रूल्स की हेल्प से आप ज़्यादा स्टडी करो एक व्यक्ति के बारे में और ग्रुप्स के बारे में। तीसरा, कि ये जो होता है ये ज़्यादातर प्रेफरेंस किसको देता है, एम्प्लॉयज़ को, किसको देता है, एम्प्लॉयज़ को, कि एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकल देखा जाए कि इनके माइंड क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, और मेन मोटिव होता है हर एक व्यक्ति को भी और पूरी संस्था के ग्रुप को भी बहुत डिसिप्लिन में लाना। दूसरा, सोशलॉजी, क्या आता है, सोशलॉजी, ये क्या होता है, सोशलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी करना, सिस्टमैटिक एंड सोशल स्टडी ऑफ ह्यूमन के बारे में सिस्टमैटिक और सोशली दोनों तरीके से सोचना, ताकि वो संस्था के अंदर टिका रहे, स्टेबल रहे। क्योंकि भाई सीधी बात है, अगर आप एम्प्लॉय की स्टडी नहीं करोगे, एम्प्लॉय के बिहेवियर की स्टडी नहीं करोगे, सामाजिक रूप से नहीं स्टडी करोगे, तो वो ज़्यादातर आपके पास टिकेगा नहीं। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी। ये सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, देखो इन्होंने दोनों को मिला दिया, तो मतलब इसमें हम देखते हैं कि आखिर कैसे लोग सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और कैसा फील करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी का मतलब होता है सोशली भी, उनकी बिहेवियर भी और थिंकिंग भी। तो आप सीधा बोलोगे कि सोशल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि लोग कैसा सोचते हैं फर्म के अंदर, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा फीलिंग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब कभी एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है सोसाइटी की और कल्चर की, कि कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी की सोसाइटी क्या है, और यहाँ पे सीधी सीधी बात है वो प्रेजेंट करता है अपने कल्चर को। तो मतलब एंथ्रोपोलॉजी पूरी तरीके से डिपेंड है हमारे कल्चर पे, हमारे ट्रेंड पे, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल साइंस, वो ये देखता है इसमें डिसिप्लिन में कि कंपनी का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, कंपनी पॉलिटिकल एरिया से कैसे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करती है, कैसे पब्लिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क पड़ता है पॉलिटिकल चेंजेस का। तो ये बेटा आपके क्या है, 5 पॉइंट हैं जो डिसिप्लिन में आ सकते हैं, इनको पूरा पूरा गौर देना और बार बार सुनना अच्छे से। फिर लास्ट आता है मॉडल, कि भाई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका पेपर का है, कि भाई ये बताओ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल क्या हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पहला मॉडल होता है ऑटोक्रेटिक। क्या होता है, ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है, वो मॉडल जिसका पास पूरी पावर अथॉरिटी की रहती है और जो फिजियोलॉजिकली मतलब इंसान की मानसिक ज़रूरतों को पूरा करता है, और जो सबसे ज़्यादा किसमें ध्यान कम रखता है, परफॉर्मेंस पे। तो ऑटोक्रेटिक देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब निरंकुश, बिना किसी अंकुश के, जिसके अंदर लीडर पावर देता नहीं है, ये तो होता है। तो आप बोलोगे कि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट अथॉरिटी पे, अधिकारों पर है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और मेन इसमें मिनिमम परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। दूसरा वर्ड आता है आपका कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब होता है मनी मनी मनी, सिर्फ और सिर्फ मनी पे ध्यान देना।
दूसरी बात, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे भी वर्क करते हैं। किस पे काम करते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि इनका मेन मोटिव होता है कोऑपरेशन, मिलजुल के काम करवाना। क्या होता है? मिलजुल के काम करवाना मेरे भाई। अब बात आती है अगली कि भाई तीसरा हमारा मॉडल क्या होता है। तो अगर मैं तीसरे मॉडल की बात करूँ तो होता है सपोर्टिव। सपोर्टिव तो भाई देखो लीडर ही होता है ना, तो क्या बोलोगे? सपोर्टिव मॉडल के अंदर लीडरशिप पे सपोर्ट किया जाता है, उसकी जो है एस्टीम नीड्स, जो उसकी सामाजिक ज़रूरतें होती है उसे पूरी करी जाती है, और एक एम्प्लॉय की नीड को पूरा किया जाता है कि आखिर उसकी नीड क्या है। फिर आ जाओ कॉलेजिकल। कॉलेजियल क्या होता है? कॉलेजियल का मतलब आप ये मान सकते हो कि एक तरीके से मिलजुल के काम करना, टीम वर्क काम करना, एक्चुअलाइजेशन नीड कि उसे एक सम्मान मिले एम्प्लॉयों को, और लास्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव रखे, वो अपना जो है एक उत्तरदायित्व रखे कंपनी के अंदर अच्छे इन्वायरमेंट की। तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैंने इसी टॉपिक की यूनिट 1 भी बना रखी है, अभी पहली बनाई थी 2 दिन पहले या कल पहले बनाई होगी शायद, तो उसको और इसको मिला के देखना एक बार, आपके माइंड में पूरा चैप्टर सेट हो जाएगा। भाई वीडियो देखो तो अच्छे से शेयर करो, जैसे आज लोग फॉलो करें इसको, और बहुत जल्दी से रीड कर ले, क्योंकि भाई पेपर में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। आज में तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है और कल उसे पूरा 2-3 बार रिवाइज मारना है। भाई मैं अब पहले कंटिन्यूसली तुम्हारे सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊंगा, तो इसे फटाफट देखते रहो। भाई अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।